नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है एंजाइम। एंजाइम आपकी क्या होते हैं, जैसे कि आपने केमिस्ट्री में देखा होगा कि वहाँ जो है कैटालिस्ट होते हैं। कैटालिस्ट का काम होता है रिएक्शन के रेट को बढ़ा देना, रिएक्शन में भाग लेना नहीं, रिएक्शन में बिना भाग लिए विदाउट टेकिंग पार्ट इनटू द रिएक्शन दे विल इंक्रीज द रेट ऑफ द रिएक्शन। कैटालिस्ट आपके ऐसा काम करते हैं। तो यहाँ जितनी भी बायोलॉजिकल वर्ल्ड में जो भी आपकी रिएक्शंस होती हैं, ये रिएक्शंस आपकी सारी की सारी कैटालाइज्ड होती हैं, यानी कि इनमें आपके कैटालिस्ट मिलते हैं। दे आर कॉल्ड एज बायो कैटालिस्ट। ठीक है ना। अब बायो कैटालिस्ट कौन होते हैं? वो एंजाइम होते हैं। एंजाइम की डिस्कवरी ऐसे हुई थी कि एक साइंटिस्ट हैं, उन्होंने की थी, उन्होंने ईस्ट के अंदर से जाइमेज नाम का एंजाइम डिस्कवर किया था। उन्होंने कहा कि भाई ईस्ट डालने से रिएक्शन जो है तेजी से हो जा रही है, बढ़ रही है, तो इसका मतलब ईस्ट में कुछ ऐसा है, ईस्ट के अंदर कुछ ऐसा है जो कि आपका रिएक्शन का रेट बढ़ा देता है। तो ये एंजाइम वर्ड जो है इसका मतलब वही होता है ईस्ट में। जाइम का मतलब होता है ईस्ट, इनका मतलब होता है में। तो ईस्ट में जो भी कुछ है वो क्या है? एंजाइम है। तो एंजाइम्स आपके किसके बने होते हैं? मोस्टली एंजाइम्स आपके प्रोटीनों के बने होते हैं। ज़्यादातर एंजाइम आपके प्रोटीन्स हैं। जो एंजाइम आपके प्रोटीनों के बने नहीं होते, लाइक जो कुछ एंजाइम आपके न्यूक्लिक एसिड के बने होते हैं, न्यूक्लिक एसिड में भी आरएनए के बने होते हैं, इस बात का आप ध्यान रखें। उनको हम कहते हैं राइबोजाइम्स। तो राइबोजाइम्स आर दोज एंजाइम्स, दे आर मेड अप ऑफ द न्यूक्लिक एसिड और आरएनए लाइक। ठीक है ना। इनके एग्जाम्पल्स आप 12th क्लास में पढ़ोगे कि एक आरएनए होता है 23SR आरएनए, ये 12th में आपको पढ़ाएंगे। तो ये आपका राइबोजाइम की तरह काम करता है। काम वही है, कैटालिस्ट की तरह काम करता है। ठीक है, काम वही है, रिएक्शन की रेट को बढ़ा देता है, लेकिन ये आरएनए है। जबकि ज़्यादातर क्या, सारे ही मतलब एंजाइम आपके प्रोटीनों के बने होते हैं। उसमें भी टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन जो होती है वो आपका एंजाइम होता है। लिखा है वन कैन डेपिक्ट एन एंजाइम बाय लाइन डायग्राम। एक आप लाइन वीवर वर्क ग्राफ होता है, उसकी हेल्प से आप समझा सकते हो। इन एंजाइम लाइन लाइक एनी प्रोटीन हैज ए प्राइमरी स्ट्रक्चर and a primary structure, that is the amino acid sequence of protein. In enzyme like any protein has a secondary or tertiary structure. ठीक है ना। जब ये फंक्शनल होते हैं तब ये क्या होते हैं? टर्शरी स्ट्रक्चर होते हैं। टर्शरी स्ट्रक्चर आपकी प्रोटीन की ऐसी होती है जिनमें की प्रोटीन की जो चेन होती है वो ग्लोबुलर हो जाती है, और ग्लोबुलर होने के टाइम पर उसकी जो सरफेस होती है उस सरफेस पर, लाइक अगर हम बात करें कि ये आपका एक टर्शियरी प्रोटीन है, तो इसने अपनी सरफेस पर जितना भी सारा एमिनो एसिड के अंदर जो भी आपका हाइड्रोफिलिक पार्ट था, हाइड्रोफिलिक पार्ट यानी कि जो चार्ज पार्ट था, वो सारा का सारा सरफेस पर आ जाता है, और जो अनचार्ज पार्ट होता है वो तुम्हारा अंदर चला जाता है। यानी ग्लोबुलर प्रोटीन के सेंटर पर जो होते हैं वो आपके हाइड्रोफोबिक रीजन्स होते हैं, और जो आपके सरफेस पर होता है वो आपके हाइड्रोफिलिक होते हैं, यानी चार्ज, यानी पोलर। ठीक है। तो इसी तरह से आपके एंजाइम बने होते हैं। एंजाइम्स क्या करते हैं? अपनी सरफेस पर कुछ पॉकेट लाइक स्ट्रक्चर्स बना लेते हैं। पॉकेट लाइक मतलब जहाँ पर आकर कुछ बाइंड कर जाए, तो उन पॉकेट जैसे स्ट्रक्चर्स को हम क्या कहते हैं? एक्टिव साइट्स कहते हैं। तो एक एंजाइम की सरफेस पर ये समझिएगा बहुत सारी एक्टिव साइट होती हैं। एक्टिव साइट मतलब जहाँ पर वो अपने सबस्ट्रेट को जोड़ते हैं, ये हम भी जानेंगे आगे। जैसे यहाँ लिखा है कि व्हेन यू लुक एट द टर्शरी स्ट्रक्चर यू विल नोटिस दैट द बैकबोन ऑफ द प्रोटीन चेन फोल्ड्स अपॉन इटसेल्फ। बैकबोन ऑफ द प्रोटीन चेन फोल्ड अपॉन इटसेल्फ, हमने पीछे पढ़ा हुआ है। द चेन क्रिस क्रॉस इटसेल्फ एंड हेंस मैनी क्रेवाइसेस और पॉकेट्स आर मेड। चेन जो है अपने आप को ही क्रिस क्रॉस करती है। तो कई तरह के इंट्रैक्शन, हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन, डाइसल्फाइड बॉन्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन, कोवेलेंट बॉन्ड्स, इतने तरह के इंट्रैक्शन इसमें अंदर हो जाते हैं जिससे स्टेबल हो जाती है स्ट्रक्चर। ठीक है। और इसके सरफेस पर आपकी कुछ पॉकेट जैसी स्ट्रक्चर बन जाती है जिनको हम कहते हैं एक्टिव साइट। एन एक्टिव साइट क्या होती है? एक्टिव साइट एन एंजाइम इज क्रीवाइस और पॉकेट इनटू व्हिच द सबस्ट्रेट फिट। सबस्ट्रेट फिट्स लिखा गया है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे
कि भाई सबस्ट्रेट जहाँ पर आकर के फिट हो जाता है। फिट हो जाने का मतलब ये है कि भाई मान लो अगर आपका ये एक सबस्ट्रेट ए है, ठीक है, और ए सबस्ट्रेट आपका प्रोडक्ट बी बनाता है, तो इसके लिए एक एंजाइम की आवश्यकता होती है। तो अब एंजाइम ई जो है इसकी सरफेस पर जो आपकी एक्टिव साइट है वो बिल्कुल ऐसी होगी जिससे कि इसमें आकर के सबस्ट्रेट फंस जाएगा। ध्यान रखना, इन एंजाइम की एक्टिव साइट्स पर आकर के सबस्ट्रेट आपके फिट हो जाते हैं ऐसे, ठीक है, यहाँ पर लाइक इस तरह से। तो ये एक्टिव साइट जो है हमेशा स्पेसिफिक होती है कि भाई मेरा सबस्ट्रेट ये है और ये आकर के यहाँ पे लगेगा। एंड दस एंजाइम टुगेदर देयर एक्टिव साइट कैटालाइज रिएक्शन एट हायर रेट। और एंजाइम जो होते हैं अपनी एक्टिव साइट की मदद से रिएक्शंस के रेट को बढ़ा देते हैं। वो हम आगे जानेंगे कैसे। एंजाइम कैटालिस्ट डिफर फ्रॉम इनऑर्गेनिक कैटालिस्ट, मतलब केमिस्ट्री वाले जो होते हैं उनसे अलग होते हैं। बट वन मेजर डिफरेंस नीड मेंशन, इनऑर्गेनिक कैटालिस्ट वर्क एफिशिएंटली एट हाई टेम्परेचर। तो भाई वो जो होते हैं आपके, वो केमिस्ट्री वाली जो रिएक्शंस होती है वो आपकी हाई टेम्परेचर पर, हाई प्रेशर पर भी चल जाती हैं, परंतु यहाँ जो आपके एंजाइम होते हैं इनके लिए एक ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है। जैसे अगर हम ये ग्राफ एक बनाएं तो इस ग्राफ में आपका एक चीज दिखेगी, ये पॉइंट जो है ऊपर वाला इसको कहते हैं ऑप्टिमम, इसको कहते हैं ऑप्टिमम, और ये आपका क्या है मिनिमम है, ये आपका क्या है मैक्सिमम है। तो अगर मान लो टेम्परेचर जो है वो ऑप्टिमम है, लाइक अगर मान लो 35 डिग्री 30 डिग्री इस रेंज में चल रहा है तो ठीक है, एंजाइम अच्छे से काम करेंगे। पर अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो भी काम नहीं करेंगे और टेम्परेचर कम होगा तो भी काम नहीं करेंगे। इसी तरह पीएच की बात है, अगर पीएच ज़्यादा होगी तो भी नहीं और कम होगी तो भी नहीं, नॉर्मल पीएच पर एंजाइम काम करते हैं। एक्सेप्शन हर जगह होते हैं, इस बात का ध्यान रखें। एक्सेप्शन हर जगह हैं, एक्सेप्शन हर जगह होते हैं। तो आपके एंजाइम जो है वो नॉर्मल पीएच पर काम करते हैं। एक्सेप्शनली जो आपके जैसे स्टमक में पाए जाने वाले या लाइजोसोमल एंजाइम होते हैं वो आपके एसिडिक पीएच पर काम करते हैं। इस तरह जो है कुछ टेम्परेचर पर बैक्टीरिया जो रहते हैं 100 डिग्री पर रहते हैं, वहाँ बैक्टीरिया में पाए जाने वाले एंजाइम काम करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ लिखा है कि वाइल एंजाइम गेट डैमेज एट हाई टेम्परेचर, क्योंकि भाई डैमेज क्यों कर जाएंगे एंजाइम आपके, क्योंकि बिकॉज दे आर प्रोटीन्स, और प्रोटीन आपको पता ही है टेम्परेचर पा करके उनकी जो स्ट्रक्चर होती है वो मिसफोल्ड कर जाती है, ठीक है ना, अनफोल्ड हो जाती है। जैसे आप ऑमलेट बनाते हैं तो ऑमलेट बनाते के टाइम यही होता है कि अंडे की जो प्रोटीन होती है वो टेम्परेचर पा करके फोल्ड हो जाती है, ठीक है ना। और यहाँ भी एंजाइम भी आपके हाई टेम्परेचर पे काम करना बंद कर देते हैं। तो इसीलिए आपका जो हाई, जब आपका बुखार वगैरह होता है तो बहुत सारी बॉडी की रिएक्शंस स्लो डाउन हो जाती है। लिखा है वाइल एंजाइम गेट डैमेज एट हाई टेम्परेचर अबव 40 डिग्री एंड हाउएवर एंजाइम आइसोलेट फ्रॉम ऑर्गेनिज्म हु नॉर्मली लिव अंडर एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर। लाइक जो ऑर्गेनिज्म आपके हॉट वेंट्स में रहते हैं, सल्फर स्प्रिंग्स रहते हैं, are stable and retain their catalytic power even at high temperatures up to 80 degree to 90 degree. Thermal stability is thus an important thermal stability is thus an important quality of such enzyme isolated from thermophilic organisms. जो ऑर्गेनिज्म आपके थर्मोफिलिक होते हैं, मतलब जो आपके गर्म एरिया पे रहते हैं, वो आपके स्टेबल होते हैं, उनमें जो एंजाइम्स होते हैं वो उस टेम्परेचर पर ही काम करते हैं, उनके एडेप्टेशंस होती है वो, ठीक है। नेक्स्ट सेटिंग हमारा केमिकल रिएक्शंस है। पहले तो यहाँ केमिकल रिएक्शंस बताई जाएंगी, फिर एंजाइम का फंक्शन बताया जाएगा, कैसे एंजाइम काम करते हैं। क्या लिखा, हाउ डू वी अंडरस्टैंड दीज एंजाइम्स। लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड ए केमिकल रिएक्शन। केमिकल कंपाउंड अंडरगो टू टाइप ऑफ चेंज। अ फिजिकल चेंज simply refer to a change in shape without breaking of bond। एक तो होता है फिजिकल चेंज कि भाई बिना बॉन्ड को तोड़े, बॉन्ड को बिना ब्रेक किए एक कोई सबस्ट्रेट था उसको कन्वर्ट करके हम क्या कर देते हैं, वो बना देते हैं प्रोडक्ट, एंड दिस इज अ फिजिकल प्रोसेस। अनदर फिजिकल प्रोसेस इज अ चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर व्हेन आइस मेल्ट इनटू वाटर। आइस वाटर बनाती है और वाटर बिकम वेपर। There are also physical processes. However, when bonds are broken and new bonds are formed during transformation, this will be called a chemical reaction. तो उसको हम क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन। लाइक जैसे बेरियम हाइड्रोक्साइड का सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करा और ये बन गया बेरियम सल्फेट।
लेट्स लिखा है कि इज एन ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन एंड सिमिलरली हाइड्रोलाइसिस ऑफ स्टार्च, अगर हाइड्रोलाइसिस ऑफ स्टार्च, इसी तरह से अगर आप जो है स्टार्च की हाइड्रोलाइसिस करोगे, अगर हम स्टार्च को तोड़ेंगे ना, स्टार्च हमारा जो है वो ग्लूकोज का पॉलीमर होता है, ग्लूकोज की चेन होती है, अगर हम उसका ब्रेकडाउन करेंगे ना तो वो ग्लूकोज 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 में टूट जाएगा, जो कि एक ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन है, ठीक है ना। और यहां कोई रिएक्शन हो, केमिकल फिजिकल कैसे भी हो, उसका जो रेट होता है वो इस बात पर डिपेंड करता है कि किसी यूनिट टाइम में प्रोडक्ट जो है वो कितनी बनी है। जैसे कि हम लिख सकते हैं रेट इज इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, यानी किसी यूनिट टाइम में प्रोडक्शन कितना हुआ है वो उसका रेट होता है। अब अगर कोई रिएक्शन सिंपली डायरेक्ट चल रही है ऐसे ही बिना किसी कैटलिस्ट के, तो जो रिएक्शन का रेट होता है वो स्लो होता है, यानी जो प्रोडक्शन होगा वो बहुत कम होता है अगर आप वहां कैटलिस्ट नहीं डाल रहे हैं, ठीक है ना। यहां लिखा है कि रेट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड वेलोसिटी इफ द डायरेक्शन इज स्पेसिफाइड, अगर हमें डायरेक्शन भी पता हो रिएक्शन का तो उसे वेलोसिटी कहते हैं। रेट ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस इन्फ्लुएंस्ड बाय द टेम्परेचर, इनके जो रेट होते हैं उसको आप टेम्परेचर बढ़ा के घटा के कम खत्म ज्यादा कर सकते हैं, अमंग अदर फैक्टर्स। तो यहां से एक सवाल आपसे पूछते हैं ये वाला कि जनरल रूल ऑफ थंब क्या है। एक जनरल रूल ये है कि अगर आप टेम्परेचर को डबल और डिक्रीज बाई हाफ करोगे तो एवरी 10 डिग्री सेल्सियस पर, हर एक 10 डिग्री सेल्सियस पर चेंज होगा किसी भी डायरेक्शन में, घटाओगे तो पीछे जा सकती है, बढ़ाओगे तो आगे जा सकती है। लेकिन किसी भी रिएक्शन के लिए टेम्परेचर जो है वो ऑप्टिमम होता है अगर हम बायोलॉजिकली बात करेंगे। केमिस्ट्री वाली रिएक्शंस में टेम्परेचर चल जाता है, लेकिन यहां अगर हमें एंजाइम की रिएक्शंस की बात करते हैं तो यहां टेम्परेचर की एक रेंज होती है जिस पर वो काम करते हैं एंजाइम्स। यहां लिखा गया है कि कैटालाइज रिएक्शन प्रोसीड एट रेट वेरी वास्टली हायर देन दैट ऑफ अनकैटालाइज्ड वन। व्हेन एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन आर ऑब्जर्व्ड द रेट वुड बी वास्टली हायर देन द सेम बट अनकैटालाइज्ड रिएक्शन। अगर आप एंजाइम का यूज करोगे, जैसे कि हमने पीछे बताया था कि भाई एंजाइम जो होते हैं वो अपनी सरफेस पर जो एक्टिव साइट होती हैं उन एक्टिव साइट्स पर सबस्ट्रेट को जोड़ करके रेट को बढ़ाते हैं, या हम आगे समझाएंगे कैसे बढ़ाते हैं रेट को। तो उससे क्या होता है, रिएक्शन का जो रेट प्रोडक्शन होता है ज़्यादा जल्दी होता है, लेकिन एज कम्पेयर टू द स्लोवर वन, बिना कैटालाइज करे, बिना एंजाइम डाले अगर आप रिएक्शन देखोगे तो वही प्रोडक्ट जो है पहले बहुत कम बन रही होती है और एंजाइम डाल करके बहुत ज़्यादा। जैसे यहाँ लिखा गया कि भाई एक रिएक्शन है ये आरबीसी के अंदर चलती है, बिना एंजाइम के 200 मॉलिक्यूल बनाता है 1 घंटे में, लेकिन अगर आप एंजाइम डालते हो तो ये 6 लाख मॉलिक्यूल बनाएगा एवरी सेकेंड। तो आप देखो कि एंजाइम जो है कार्बोनिक एनहाइड्रेज रेट को कितना ज़्यादा बढ़ा रहा है। तो इसलिए कैटालाइज रिएक्शंस का रेट जो है बहुत ज़्यादा हो जाता है एज कम्पेयर टू दोज दे आर अनकैटालाइज्ड। The enzyme has accelerated the reaction by rate about 10 million time rate, इसने इसका बढ़ा दिया है, ठीक है ना। The power of enzyme is incredible indeed, पावर जो है वो मतलब एंजाइम की पावर जो है वो इनक्रेडिबल होती है। नेक्स्ट लिखा है there are thousands of type of enzyme each catalyzing a unique chemical or metabolic reaction। हर एक जो है वो एक स्पेशल रिएक्शन में भाग लेता है। जैसे कि ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बनना एक 10 स्टेप की रिएक्शन है, ठीक है, जिसमें कि कई तरह के एंजाइम भाग लेते हैं। लिखा है मल्टी स्टेप केमिकल रिएक्शन व्हेन ईच ऑफ द स्टेप इज कैटालाइज्ड बाय द सेम एंजाइम कॉम्प्लेक्स और डिफरेंट एंजाइम इज कॉल्ड ए मेटाबॉलिक पाथवे। यानी जो एक रिएक्शन होती है, एक प्रोडक्ट से दूसरी, दूसरी से तीसरी, चौथी, पांचवी, ऐसे लगातार बनती रहती हैं और हर एक लेवल पर एंजाइम का यूज होता है, तो वो आपका पाथवे क्या कहलाता है, मेटाबॉलिक पाथवे कहलाता है। जैसे कि इन्होंने कहा कि भाई फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोज से पायरुविक एसिड यानी ग्लाइकोलाइसिस है, जो कि एक मेटाबॉलिक पाथवे है इन विच ग्लूकोज बिकम पायरुविक एसिड थ्रू 10 डिफरेंट एंजाइम, जिसमें कि ग्लूकोज जो है आपका वो 10 अलग अलग एंजाइम्स की हेल्प से पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है। व्हेन यू स्टडी रेस्पिरेशन इन चैप्टर 14, वहां जाकर के आप इसको पढ़ोगे। एट दिस स्टेज
you should know that this very metabolic pathway with one or two additional reaction give rise to a variety of metabolic end product. मतलब ये कह रहे हैं कि अगर आप इसी पाथवे की बात करते हो, इसी पाथवे में अगर आप पायरुविक एसिड के बाद एक दो रिएक्शन और जोड़ देते हो तो प्रोडक्ट जो है वो कुछ और बन जाएगी, कुछ और चेंज हो जाएगी, कुछ अलग बन जाएगा. एंड इन आवर स्केलेटल मसल अंडर एनारोबिक कंडीशन, यानी कह रहे हैं कि भाई अगर हमारी स्केलेटल मसल्स में, जैसे आपने 10th में भी देखा होगा कि जो पायरुविक एसिड है हमारी स्केलेटल मसल्स के अंदर ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है, लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है. ठीक है. और एरोबिक, अंडर नॉर्मल एरोबिक कंडीशंस पायरुविक एसिड बनता है केवल. एरोबिक में तो केवल पायरुविक एसिड बनेगा, लेकिन एनारोबिक होती है तो पायरुविक एसिड जो है फिर कन्वर्ट होकर लैक्टिक एसिड बना देता है. इसी तरह ईस्ट के अंदर यही पायरुविक एसिड आपका एथेनॉल का फॉर्मेशन कर देता है, अल्कोहल का, एनारोबिक कंडीशन में ही, यानी फर्मेंटेशन में. ठीक है ना. तो मतलब कह रहे हैं कि भाई एक एंजाइम या एक प्रोडक्ट को कुछ और मतलब पहले से जो होती है उससे कुछ और बना सकता है, दूसरा एंजाइम सेम प्रोडक्ट को कुछ और बना सकता है. दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म सेम प्रोडक्ट से या सेम सबस्ट्रेट से दो अलग अलग एंजाइमों का यूज करके कुछ और फॉर्म कर सकते हैं. यानी एक ही तरह के सबस्ट्रेट पर अलग अलग तरह के एंजाइम भी काम कर सकते हैं. नेक्स्ट हेडिंग है हाउ डू द एंजाइम ब्रिंग अबाउट सच हाई रेट ऑफ केमिकल कन्वर्जन. एंजाइम कैसे जो है केमिकल कन्वर्जन का रेट हाई कर देते हैं, कैसे वो रिएक्शन का रेट इंक्रीज करते हैं. टू अंडरस्टैंड दिस वी शुड स्टडी एंजाइम लिटिल मोर. वी हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड द आइडिया ऑफ एक्टिव साइट. हमें पता है कि भाई जो एंजाइम होते हैं उनकी सरफेस पर आपको एक्टिव साइट्स मिलती है जिस पर वो सबस्ट्रेट को जोड़ लेते हैं. ये हमें पता है, पहले मैंने पढ़ा था. The chemical or metabolic conversion refer to a reaction. The chemical which is converted into product is called substrate. जो यूज होता है, जिस पर एंजाइम काम करता है, वो सबस्ट्रेट होता है. Hence enzyme that is protein with 3-dimensional structure including an active site. ये हमने बताया था कि उसके पास क्या होती है, एक एक्टिव साइट होती है. Convert a substrate into a product. जैसे कि सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बना हुआ दिखाया इन्होंने H2P. अब ये रिएक्शन अगर हम ऐसे देखें कि भाई एक एंजाइम है, वो पहले सबस्ट्रेट को जोड़ता है, फिर एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है, ES कॉम्प्लेक्स बनेगा. फिर यहाँ एंजाइम जो है वो सबस्ट्रेट एक्टिव साइट पे जोड़ा होगा इसने उसे, यहाँ वो इसके सबस्ट्रेट के जो इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस हैं उनको कम करेगा, इसके इंट्रामोलिकुलर बॉन्ड है उनको कम करेगा, तोड़ेगा एंजाइम, या फिर ग्रुप का कन्वर्जन करवाएगा. कोई ग्रुप होंगे तो उनको हटवाएगा या जुड़वाएगा, कहीं और लगवाएगा. और धीरे धीरे सबस्ट्रेट जो है वो तुम्हारा प्रोडक्ट में चेंज होना शुरू हो जाता है. लेकिन रिएक्शन अगर ES कॉम्प्लेक्स तक है तो वापस जा सकती है, लेकिन फर्दर अगर वो मूव कर जाती है, यानी एंजाइम पर अब वहाँ प्रोडक्ट बन गया है, EP हो गया है, तो रिएक्शन जो है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में नहीं जाती. ये आप ध्यान रखना. इसके बाद आपका एंजाइम अलग हो जाता है और प्रोडक्ट अलग हो जाती है. एंजाइम आपका दोबारा से सेम रिएक्शन में आकर भाग लेता है. नेक्स्ट देखो, इट इज नाउ अंडरस्टूड दैट द सबस्ट्रेट हैज टू बाइंड द एंजाइम एट एक्टिव साइट. ये पता है हमें. विद इन ए गिवन क्लेफ्ट और पॉकेट द सबस्ट्रेट हैज टू डिफ्यूज टुवर्ड द एक्टिव साइट. सबस्ट्रेट जो है वो एक्टिव साइट की तरफ जाएगा. And there is thus an obligatory formation of ES complex. यानी ES complex बनेगा पहले. E मतलब एंजाइम, and this complex formation is a transient phenomenon. Transient phenomenon मतलब बस एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा, उसके बाद एंजाइम उस मतलब ये तो बनेगा ही, मतलब पहले एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा, उसके बाद सबस्ट्रेट जो है आपका प्रोडक्ट में चेंज होना शुरू हो जाएगा. ड्यूरिंग द स्टेट वेयर सबस्ट्रेट इज बाउंड टू द एंजाइम एक्टिव साइट, a new structure of the substrate called the transition state structure is formed. ट्रांजिशन स्टेट मतलब अब वो बदल रहा है, अब वो यहाँ के बाद प्रोडक्ट में चेंज होना शुरू होगा. प्रोडक्ट के और सबस्ट्रेट के बीच का जो ट्रांजिशन फेज है वो ये है. वेरी सून आफ्टर द एक्सपेक्टेड बॉन्ड ब्रेकिंग, तो जो आपका एंजाइम होगा, एक्टिव साइट होगी, वो क्या करेगी, उसकी जो सबस्ट्रेट की बॉन्ड्स को ब्रेक करना शुरू करेगी. इज कंप्लीटेड द प्रोडक्ट इज रिलीज फ्रॉम द एक्टिव साइट. बाद में प्रोडक्ट को वहां से एक्टिव साइट से रिलीज कर दिया जाता है. In other words, the structure of substrate get transformed into the structure of product. सीधी बात है,
सबस्ट्रेट आपका जो होगा वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। द पाथवे ऑफ दिस ट्रांसफॉर्मेशन मस्ट गो थ्रू द सो कॉल्ड ट्रांजिशन स्टेट स्ट्रक्चर। मतलब ये बात है, ये पाथवे आपका ट्रांजिशन स्टेट से होकर तो गुजरेगा ही। यानी कि एक टाइम ऐसा आता है, अगर आप मान लो सूजी का हलवा बना रहे हैं तो एक पॉइंट ऐसा रहा होगा जहां तक वो सूजी और चीनी और पानी रहा होगा, लेकिन उसके बाद जस्ट बाद एकदम से वो फिर धीरे धीरे प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। लाइक उस तरह से यहाँ क्या है कि एंजाइम सबस्ट्रेट एक जगह जुड़े हुए हैं, एक पॉइंट ऐसा है दैट इज कॉल्ड एज ईएस कॉम्प्लेक्स। ट्रांजिशन स्टेट है, ट्रांजिशन स्टेट मतलब जहां से जिस पॉइंट से वो कन्वर्जन होकर प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। अगर हम कहें कि ट्रांजिशन स्टेट आने में देर लगती है, अगर हम ये बात करते हैं कि ट्रांजिशन स्टेट आने में देर लगती है तो रिएक्शन जो है वो स्लो चल रही है। लेकिन अगर हम ट्रांजिशन स्टेट जल्दी ले आए तो रिएक्शन जो है वो रेट होगी, रिएक्शन का रेट बढ़ जाएगा। वैसे ही जैसे आप टेम्परेचर अगर बढ़ा देंगे तो ट्रांजिशन स्टेट आपकी जल्दी आ जाएगी। इसी तरह अगर हम एंजाइम का यूज करेंगे तो आपकी ट्रांजिशन स्टेट भी जल्दी आ जाएगी। किसी भी रिएक्शन में अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रिएक्शन जल्दी हो जाती है एज कंपेयर टू द नॉर्मल टेम्परेचर। तो इसी तरह अगर आप ट्रांजिशन स्टेट को जल्दी, क्योंकि ट्रांजिशन स्टेट के बाद ही आपका प्रोडक्ट बनना शुरू होगा। इसी तरह आप अगर ट्रांजिशन स्टेट लाना चाहते हैं तो भाई हम क्या यूज करते हैं, एंजाइम यूज करते हैं। एंजाइम सबस्ट्रेट को अपनी एक्टिव साइट पर बांध करके उसके मॉलिक्यूल्स का जो इंट्रामोलिकुलर फोर्स होता है जिसकी वजह से वो जुड़ा होता है, इंट्रामोलिकुलर फोर्स की वजह से वो आपस में बंधा होता है। सबस्ट्रेट, जो भी सबस्ट्रेट हो, सब एक एनर्जी के लेवल से बंधे हुए होते हैं। लाइक हम भी जो है किसी एनर्जी के लेवल से बाउंडेड हैं। उसको तोड़ने के लिए, इसको तोड़ने के लिए जो एनर्जी प्रोवाइड करी जाती है, एक बैरियर जिससे ये बंधा है सबस्ट्रेट, इसको तोड़ने के लिए, उस बैरियर को तोड़ने के लिए जो एनर्जी दी गई है उस एनर्जी को हम एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। अब अगर ये एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू कम हो जाए, अगर इस बैरियर को तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसकी वैल्यू कम हो जाए, यानी एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू कम हो जाए, तो प्रोडक्ट में कन्वर्जन इसका जल्दी होगा। सबस्ट्रेट फिर आपका प्रोडक्ट में जल्दी कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि इसका जो बैरियर ऑफ एनर्जी है उसको तोड़ने के लिए तुम्हें जो है कम एनर्जी देनी पड़ रही है, वो कहलाती है आपकी एक्टिवेशन एनर्जी। अब एक्टिवेशन एनर्जी कम कब होगी? जब इसके जो इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस होंगे वो वीक हो जाएंगे। अगर सबस्ट्रेट के इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस वीक होंगे तो हमें एक्टिवेशन एनर्जी कम देनी पड़ती है। तो इसी तरह आपका जो एंजाइम होता है वो एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता है। कैसे रेट बढ़ाता है? लोअर्स द एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी, ट्रांजिशन स्टेट जल्दी आएगी और जल्दी से ही प्रोडक्ट में कन्वर्जन होना शुरू हो जाएगा और रिएक्शन का रेट बढ़ जाएगा। तो एक बार यहां देखते हैं क्या लिखा है। यहां लिखा है there could be many more altered structure state between the stable substrate and product। सबस्ट्रेट प्रोडक्ट के बीच में, मतलब ये कह रहे कई स्टेजेस आती हैं बीच बीच में, उनका तो पता नहीं चलता कौन कौन सी स्टेज होती है। Implicit in this statement is the fact that all the intermediate structure state are unstable, सब unstable होती हैं। Stability is something related to energy status of the molecule or the structure। Hence, when we look at the pictorially through a graph, it look like something this figure में देखा जो हमने। The y-axis represent the potential energy content and the x-axis represent the progression of the structural transformation of state of through the transition state। You would notice two things, the energy level difference between S and P। ऊपर देखेंगे तो S and P के बीच में जो एनर्जी लेवल डिफरेंस है ये आपका जो दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है, ये रिएक्शन का प्रोग्रेशन है, ये एनर्जी का पोटेंशियल है। तो इसको आप देखो गैप को तो दिखेगा कि भाई द एनर्जी लेवल डिफरेंस बिटवीन सबस्ट्रेट एंड पोटेंशियल इज substrate and product। if product is at lower level than S, the reaction is an exothermic reaction। the energy level difference between substrate and product, if product is lower level than S, अगर product का level जो है वो lower है substrate से तो reaction जो है वो exothermic होगी और one need to supply energy by heating in order to form the product। क्या चाहिएगा आपको? एनर्जी की सप्लाई करनी पड़ेगी। however whether it is an exothermic or spontaneous reaction or an endothermic or energy requiring reaction, the substrate has to go through a much higher energy state, that is transition state। चाहे कैसी भी रिएक्शन हो, चाहे इसको एनर्जी की डिमांड हो, चाहे इसमें एनर्जी बाहर निकलती हो, चाहे अपने आप हो रही होती हो, लेकिन इसमें जो है सबस्ट्रेट को एक हायर स्टेट ऑफ एनर्जी से गुजरना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड एज ट्रांजिशन स्टेट।
and the difference between the energy content of substrate from that this transition state is called activation energy. वो इसका प्रोडक्ट के एनर्जी के लेवल का डिफरेंस और ट्रांजिशन स्टेट का जो डिफरेंस होता है उसको क्या कहते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं, ठीक है ना। ये क्या है आपका एक्टिवेशन एनर्जी है, देखो लिखा है यहाँ कि द डिफरेंस इन एवरेज एनर्जी कंटेंट ऑफ सबस्ट्रेट फ्रॉम दैट ऑफ दिस ट्रांजिशन स्टेट इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। तो वो जो एनर्जी डिफरेंस है आपका वो क्या कहलाता है, आपका एक्टिवेशन एनर्जी कहलाता है। सबस्ट्रेट की एनर्जी ट्रांजिशन स्टेट तक ये जो डिफरेंस है क्या एक्टिवेशन एनर्जी है आपकी। तो अगर इस एक्टिवेशन एनर्जी को हम कम कर दें तो सबस्ट्रेट जो है प्रोडक्ट में जल्दी बदलना शुरू हो जाएगा। अगर आप इसको कम कर दो तो आपको इसको कम कैसे करते हैं, इसको कम करता है एंजाइम। एंजाइम लोवर्स द एक्टिवेशन एनर्जी बाय ब्रेकिंग द बॉन्ड्स ऑफ द सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट के इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस कम करता है जिससे ये एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू कम हो जाती है, ट्रांजिशन स्टेट जो है वो जल्दी आ जाती है और जल्दी प्रोडक्ट बन जाती है, ठीक है। इनके बीच में ज़्यादा एनर्जी डिफरेंस फिर नहीं रहता, ये ध्यान रखना। अगर ज़्यादा एक्टिवेशन एनर्जी होगी तो ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ती रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट लिखा है कि एंजाइम इवेंचुअली ब्रिंग डाउन दिस एनर्जी बैरियर। एंजाइम क्या करते हैं, इस एनर्जी बैरियर को लो करते हैं, एनर्जी बैरियर को लो करते हैं, मेकिंग द ट्रांजिशन ऑफ सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट मोर इजी। इसको इजी कर देते हैं जिससे कि सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में जल्दी कन्वर्ट हो जाए। नेक्स्ट नेचर ऑफ एंजाइम एक्शन। तो यहाँ आपको कुछ एंजाइम एग्जांपल्स दिए गए हैं कि भाई क्या कैसे कैसे काम होता है समझाया है। तो एक बार देखते हैं क्या बताया। लिखा है कि ईच एंजाइम हैज ए सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट इन इट्स मॉलिक्यूल सो दैट ए हाईली रिएक्टिव एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स इज प्रोड्यूस्ड। बिल्कुल सही बात है। एंड दिस कॉम्प्लेक्स इज शॉर्ट लिव्ड। थोड़ी देर के लिए वो ट्रांजिशन स्टेट है, ऐसा तो यानी कि रिएक्शन वहीं रुक के खड़ी हो जाएगी एंजाइम सबस्ट्रेट तक ही। अब सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना शुरू भी होगा उसके बाद। एंड डिसोसिएट इनटू द प्रोडक्ट एंड द अनचेंज एंजाइम विद इंटरमीडिएट फॉर्मेशन ऑफ द एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। ये बनता है, ये कहेगा एंजाइम जो है दोबारा रिएक्शन में भाग लेगा। एंजाइम में कोई चेंज नहीं होता है, एंजाइम बस जो है सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने तक अपने पास बांध के रखता है, अपनी जो एक्टिव साइट होती है उसके साथ जोड़ करके रखता है, ठीक है। ये लिखा है स्टेप्स। फर्स्ट लिखा है कि पहले सबसे सबस्ट्रेट जो है एक्टिव साइट पर बाइंड होगा, फिट हो जाएगा उसमें आकर के। एंड द बाइंडिंग ऑफ द सबस्ट्रेट इंड्यूस द एंजाइम टू अल्टर इट्स शेप। सबस्ट्रेट की बाइंडिंग जो है वो एंजाइम को इंड्यूस करती है कि वो अपनी शेप जो है अल्टर कर ले जिससे कि वो सबस्ट्रेट उसमें टाइटली फिट हो जाए। एंड द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम नाउ इन क्लोज प्रोक्सिमिटी ऑफ द सबस्ट्रेट ब्रेक द केमिकल बॉन्ड। एंजाइम की जो एक्टिव साइट होती है वहां पर आपको प्रोस्थेटिक ग्रुप और कुछ को एंजाइम्स मिलते हैं, आगे बढ़ेंगे हम। वो क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं, ग्रुप को हटा देते हैं, ग्रुप लगा देते हैं, ये ध्यान रखना। एंड ऑफ द सबस्ट्रेट एंड द न्यू एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म। उसके बाद वो सबस्ट्रेट नहीं रहता, उसके बाद वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। दिस एंजाइम रिलीज होगा प्रोडक्ट रिएक्शन एंड द फ्री एंजाइम इज रेडी टू बाइंड टू अनदर मॉलिक्यूल ऑफ द सबस्ट्रेट। फ्री एंजाइम जो होगा वो दोबारा से बाइंड होगा, दूसरे किसी सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल को अपने ऊपर बाइंड कर लेगा, ठीक है, और दूसरी कोई साइकिल चल जाएगी, ठीक है। तो एंजाइम ध्यान रखना भाग नहीं लेता, बस काम करता है, हटता है, ये बात है। नेक्स्ट हेडिंग है फैक्टर अफेक्टिंग द एंजाइम एक्टिविटी। कि कौन कौन से फैक्टर्स जो होते हैं वो एंजाइम की एक्टिविटी को प्रभावित करते हैं, जिनमें से कुछ जैसे कि टेम्परेचर है, पीएच है, ये है, और सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन, एंजाइम की कंसंट्रेशन, इनहिबिटर्स, ये यहाँ बताए गए हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं एक बार। यहाँ लिखा है कि द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम कैन बी अफेक्टेड बाय चेंज इन द कंडीशन विच कैन अल्टर द टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन। ध्यान रखना एंजाइम जो होते हैं वो आपके टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन होते हैं, प्रोटीन की टर्शरी स्ट्रक्चर होते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी नहीं, जिनकी सरफेस पर एक्टिव साइट होती है। अगर आपको ज़्यादा टेम्परेचर, ज़्यादा पीएच उल्टा सीधा कर दोगे तो वो जो एक्टिव साइट है उसकी स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगी, सबस्ट्रेट आपका उसके ऊपर बाइंड नहीं कर पाएगा, ये ध्यान रखें। लिखा है दिस इंक्लूड टेम्परेचर, पीएच एंड सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन और बाइंडिंग स्पेसिफिक केमिकल दैट रेगुलेट्स दिस एक्टिविटी। सबसे पहले टेम्परेचर, पीएच दिया गया है। देखिए हर एक एंजाइम का एक स्पेशल टेम्परेचर, स्पेशल पीएच होती है जिस पर वो काम करता है, उसी पीएच पर वो काम करता है, उसी टेम्परेचर पर काम करता है। कम ज़्यादा करोगे तो उसकी जो एफिशिएंसी है वो डाउन हो जाएगी। एंजाइम जनरली फंक्शन इन नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर एंड पीएच। ईच एंजाइम शो हाईएस्ट एक्टिविटी एट पर्टिकुलर टेम्परेचर, पर्टिकुलर पीएच। उसे ऑप्टिमम टेम्परेचर, ऑप्टिमम पीएच कहते हैं।
एक्टिविटी डेक्लाइन बोथ बिलो एंड अबव, नीचे करोगे तो भी ऊपर करोगे तो भी। लो टेम्परेचर जो है वो एंजाइम को प्रिजर्व कर देगा और टेम्परली इनएक्टिव स्टेट में, और जबकि हाई जो है वो डिस्ट्रॉय कर देगा, ठीक है ना, क्योंकि प्रोटीन जो है टेम्परेचर पा करके डीनेचर हो जाती है, टूट जाती है, इसलिए वो काम नहीं करेगा। तो ये ग्राफ आप देख रहे हो, ये जो पॉइंट है ये आपका ऑप्टिमम का पॉइंट है, जबकि ये आपका मिनिमम है, मैक्सिमम है। मिनिमम मैक्सिमम पर काम नहीं करेगा, यहाँ एक रेंज है, बस इतने पे इतने तक कुछ काम करेगा, उसमें भी सबसे अच्छा जो करता है वो ऑप्टिमम पर सेंटर पे करता है, ये ध्यान रखिए। नेक्स्ट ग्राफ दिया गया है आपको ये सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को देखने के लिए। आप समझने की कोशिश कीजिएगा, एक एंजाइम है, अगर आपका एक एंजाइम कोई है, सपोज करो ये आपका एक एंजाइम, इस एंजाइम ये एंजाइम कितना जल्दी अपनी एक्टिव साइट पर सबस्ट्रेट को जोड़ता है, इससे इसका एफिशिएंसी का पता चलता है कि भाई इसकी एफिशिएंसी क्या है। और जिस सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन पर, इसके मान लो इसके ऊपर 4 एक्टिव साइट हैं, 6 मान लेते हैं, जिस सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन पर इसकी आधी एक्टिव साइट फिल हो जाती हैं, वो इसकी Vmax/½ है, और वो सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन आपकी माइकलिस मेंटन कांस्टेंट Km कहलाता है। Km इज दैट पर्टिकुलर कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट ऑन विच एन एंजाइम अटेन्स इट्स हाफ Vmax, अपनी हाफ वेलोसिटी को अटेन कर लेता है, यानी अपनी एक्टिव साइट पर हाफ एक्टिव साइट को फिल कर लेगा, भर लेगा। कब? जब उसकी सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन इतनी होगी, Km जितनी होगी। अगर कोई एंजाइम की Km बहुत ज़्यादा है, ज़्यादा Km है उसकी, तो वो एंजाइम बेकार है, वो एंजाइम अपने सबस्ट्रेट के लिए एफिशिएंट नहीं है, क्योंकि भाई वो हाफ ही भरेगा बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन पर, तो फुल तो कब आएगी, ये आप ध्यान रखें। तो Km यहाँ ये शो कर रहा है कि भाई ये सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन है जिस पर कि एंजाइम जो है वो अपना हाफ Vmax अटेन कर लेता है। उसके बाद सबस्ट्रेट बढ़ाओगे तो एंजाइम की रेट बढ़ेगा। रेट क्या बढ़ेगा? क्योंकि इस पर ज़्यादा जुड़ेगा सबस्ट्रेट, तो प्रोडक्ट बननी ज़्यादा होगी। एक टाइम ऐसा आएगा Vmax जब इसकी सारी एक्टिव साइट फुल हो जाएंगी। Vmax के बाद अब इसमें अब अगर आप सबस्ट्रेट बढ़ाओगे, जब अगर आप Vmax आ जाएगा, तो अगर आप सबस्ट्रेट बढ़ा रहे हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये स्टेशनरी हो जाएगा। फिर जब एंजाइम फ्री होगा तो फिर वो नया सबस्ट्रेट जोड़ेगा अपने ऊपर, ठीक है ना, तब रेट बढ़ेगा। वरना अगर आप एक लिमिट के बाद एंजाइम की कंसंट्रेशन सबस्ट्रेट की बढ़ाते रहोगे तो ऐसा ही होगा, कुछ नहीं होगा, रेट कांस्टेंट हो जाएगा। इसी तरह अगर आप एंजाइम बढ़ाओगे और सबस्ट्रेट नहीं होगा तो भी एक टाइम के बाद लिमिटेड हो जाएगी सारी, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट पेज पर क्या दिया है। क्या दिया है? कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट विद द इंक्रीज इन सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। अगर आप सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं, द वेलोसिटी ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शन राइज एट फर्स्ट। एंजाइमेटिक रिएक्शन की वेलोसिटी पहले तो एकदम से भाई फटाक से सारा जा करके जुड़ेगा, जल्दी जुड़ेगा। इन द रिएक्शन अल्टीमेटली रीच ए मैक्सिमम वेलोसिटी विच इज नॉट एक्सीडेड एनी फर्दर राइज इन कंसंट्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेट। अगर आप फिर सबस्ट्रेट बढ़ाते रहोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ज़्यादा बढ़ाते रहो कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्टेशनरी हो जाएगी सारी चीज़ें। एंड दिस इज बिकॉज द एंजाइम मॉलिक्यूल आर फीवर देन द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल। एंजाइम जो है कम है, जबकि अगर आप फिर एंजाइम भी बढ़ाओ, सबस्ट्रेट भी बढ़ाओ, फिर एंजाइम बढ़ाओ, तो चलता रहेगा काम। तो यहाँ लिखा गया है कि भाई दिस इज बिकॉज द एंजाइम मॉलिक्यूल आर फीवर देन द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल एंड आफ्टर सैचुरेशन ऑफ दिस मॉलिक्यूल देयर आर नो फ्री एंजाइम मॉलिक्यूल्स टू बाइंड विद एडिशनल सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल। द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम इज ऑल्सो सेंसिटिव टू द प्रेजेंस ऑफ केमिकल। यानी कोई इनहिबिटर हो जो कि उसके एंजाइम की एक्टिव साइट को इनहिबिट करे, उस एंजाइम को का रेट डाउन कर दे, काम कम करना शुरू कर दे वो एंजाइम, और दे आर कॉल्ड एज इनहिबिटर्स। यहाँ एक इनहिबिटर कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर आपको बताया गया है कि कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स कैसे काम करते हैं, क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल दिया गया है। कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स ऐसे होते हैं कि जैसे मान लो ये ए सबस्ट्रेट है और ये इस एंजाइम के साथ जुड़ता है, यहाँ कोई केमिकल आ जाता है बी, जिसकी शक्ल जो है वो इसके जैसी है, बिल्कुल ए के जैसी, पर वो ए नहीं है, पर बी है वो। ये बी क्या करेगा, ये इसकी एक्टिव साइट पे जाके जुड़ जाएगा बेचारे की। जुड़ना तो ए को था, पर ए के जैसा ही आ गया कुछ और, तो ये इसकी एक्टिव साइट पे जुड़ जाएगा, तो इसकी एक्टिव साइट तो फिल हो जाएंगे और सबस्ट्रेट बेचारा ऐसे ही रह जाएगा और रिएक्शन का रेट जो है वो डाउन हो जाएगा।
तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर जो है वो इसके साथ compete करते हैं सबस्ट्रेट के साथ, ठीक है। लिखा है कि when the inhibitor closely resemble the substrate, अगर उसकी शक्ल जो है रिजेंबल करती है सबस्ट्रेट के साथ, in its molecular structure inhibit the activity of enzyme, it is known as the competitive inhibitor. Due to its close structure similarity with substrate, the inhibitor compete with the substrate for the substrate binding site of the enzyme, and consequently the substrate cannot bind and as a result the enzyme action decline. Consequently substrate तो जुड़ नहीं पाएगा और रिएक्शन का रेट जो है वो कम हो जाएगा। इनिबिशन ऑफ द सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज बाय, ये एग्जांपल भाई याद रखना है, पेपर में आएगा आपसे कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर का एग्जांपल बताइए, तब आपको ये बताना है कि भाई सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज को, एंजाइम को, जो कि क्रैब साइकिल का है, मेलोनेट से इनहिबिट कर सकते हैं, जबकि उसका सबस्ट्रेट जो होता है वो सक्सिनेट होता है। सक्सिनेट की जगह अगर मेलोनेट भी आएगा तो वो उससे जुड़ जाएगा और रिएक्शन का रेट जो है वो डाउन हो जाएगा। सच एज कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर ऑफन यूज्ड टू द कंट्रोल ऑफ बैक्टीरियल पैथोजेंस, बैक्टीरिया को कंट्रोल करने के लिए इस तरह के कॉम्पिटिटिव पैथोजेंस का यूज किया जाता है आजकल, ठीक है ना। तो ये आपको समझ आया होगा, सिंपल है, ज़्यादा कुछ इसमें दिया ही नहीं है, इतना दिया है, इतना ही जानना है जितना यहाँ पर दिया गया है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम। तो यहाँ कुछ आपको एंजाइमों के नाम बताए गए हैं जो कि आपके मतलब नॉर्मल आप यूज कर सकते हो एंजाइमों के वो नाम, जैसे कि thousands of enzymes have been discovered, isolated and studied. Most of these enzymes have been classified into different groups based on the type of reaction they catalyze. Enzymes are divided into 6 classes, each with 4 to 13 subclasses. And name accordingly a 4-digit number. तो enzymes का सबका एक नाम होता है जो कि digit से डिनोट किया जाता है, उसमें 4 डिजिट आपकी रखते हैं, 4 डिजिट होती हैं उसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ मुझे नाम है 5-6 बताया इन्होंने, तो इनकी आपको डेफिनेशंस बिल्कुल आनी चाहिए, ऐसा ना हो इनकी डेफिनेशन ना आती हो आपको। ऑक्सीडोरिडक्टेज या फिर डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम आपके वो होते हैं जो कि एक, जिनमें जैसी रिएक्शन मतलब एक सबस्ट्रेट तो वहाँ रिड्यूस होता है, एक ऑक्सीडाइज होता है, ठीक है। वहाँ आप क्या लगाओगे, ऑक्सीडोरिडक्टेज। जैसे आप जो है आगे जाकर के फोटोसिंथेसिस और जो आपका वो है क्रैब साइकिल यानी कि जो आपका रेस्पिरेशन है, वहाँ मैं आपको इसका एग्जांपल बताऊंगा कि डिहाइड्रोजिनेजेस कौन होते हैं, क्या काम करते हैं, ठीक है। ट्रांसफरेजेस जो है वो आपके क्या करते हैं, ग्रुप को ट्रांसफर करते हैं, ग्रुप ट्रांसफर करते हैं यहाँ से वहाँ, यानी कि अदर देन हाइड्रोजन बिटवीन ए पेयर ऑफ सबस्ट्रेट, मतलब सबस्ट्रेट का पेयर है, इधर से उधर लगा लेंगे तो प्रोडक्ट में कन्वर्जन हो जाएगा। यानी Sg था, ये ग्रुप हटाया, इसका इस S डैश के पास लगा दिया, चेंज कर देते हैं, ऐसे इनको कहते हैं ट्रांसफरेजेस। हाइड्रोलेजेस जो होते हैं ये आपके क्या करते हैं, एस्टर बॉन्ड हो, ईथर हो, पेप्टाइड हो, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड हो, सीसी बॉन्ड हो, सी हेलाइड बॉन्ड हो, पीएन बॉन्ड्स हो, इन बॉन्ड को तोड़ते हैं, हाइड्रोलाइसिस करते हैं। ध्यान रखना इस वर्ड का मतलब है वाटर के साथ, हाइड्रोलेजेस आपके वाटर का यूज करके इन बॉन्ड को ब्रेक करते हैं। जब ये बॉन्ड बनते हैं तो वाटर का मॉलिक्यूल निकलता है, जब टूटते हैं तो वाटर का मॉलिक्यूल दिया जाता है, उसमें आपके एंजाइम जो भी होगा उसके आगे आप लगा दोगे सफिक्स के, इट इज ए हाइड्रोलेज। लाइज जो होते हैं, लाइजेस ये भी आपके करते यही हैं, रिमूवल ऑफ ग्रुप करते हैं, ठीक है ना, फ्रॉम सबस्ट्रेट बाय मैकेनिज्म अदर देन हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस के अलावा कोई दूसरा मैकेनिज्म यूज करते हैं। हाइड्रोलाइसिस के अलावा कोई दूसरा जो है वो मैकेनिज्म यूज करते हैं, उससे उस मैकेनिज्म का यूज करके ये क्या करते हैं, यहाँ खास बात होती है कि यहाँ जो आपका प्रोडक्ट है उसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड इंट्यूस हो जाता है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। लाइजेस के केस में ग्रुप का रिमूवल करते हैं फ्रॉम सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट से ग्रुप हटा दिया और इस पर डबल बॉन्ड आ ही जाएगा डबल बॉन्ड, तो क्योंकि भाई इसकी जो वैलेंसी है वो पूरी नहीं होगी, ये लाइज होते हैं। नेक्स्ट है आइसोमेरेजेस। आइसोमेरेज आपके जैसे ग्लूकोज से फ्रक्टोज बनाना, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में सेम आपका मोलिकुलर फॉर्मूला है, तो ऐसे जो होते हैं वो आपके आइसोमेरेजेस होते हैं। इंक्लूडेड ऑल एंजाइम कैटालाइजिंग इंटर कन्वर्जन ऑफ ऑप्टिकल ज्योमेट्रिक और पोजिशनल आइसोमर्स। आइसोमेरेज में आप केमिस्ट्री में पढ़ोगे, तो जो आइसोमर्स होते हैं चाहे वो पोजिशनल आइसोमर्स हो, पोजिशन का फर्क हो उनमें, ठीक है, और या फिर वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं या फिर ज्योमेट्रिक, तो उनमें उनको जो बदल देते हैं एक दूसरे में उनको कहते हैं आइसोमेरेज। जैसे ठीक है, जैसे ग्लूकोज से मैनोज बनाना, जैसे ग्लूकोज से गैलेक्टोज बनाना, ग्लूकोज से फ्रक्टोज बनाना, ये सब। लाइगेजेस जो होते हैं वो आपके जुड़वाते हैं, बॉन्ड फॉर्मेशन कराते हैं, लिंक टू कंपाउंड।
एग्जाम्पल, एंजाइम विद कैटालाइज जॉइनिंग CO बॉन्ड बनवाना, CS बनवाना, CN बनवाना, PO बनवाना। जो बॉन्ड लिंक कराते हैं दे आर लाइगेजेस। टाइप्स ऑफ लाइगेजेस आर प्रेजेंट। बहुत तरह के लाइगेजेस आपके होते हैं। तो ये कुछ डेफिनेशन हैं, इनसे आपसे पूछ सकते हैं। डेफिनेशन ही आती है, बाकी तो कुछ नहीं आएगा यहाँ से। नेक्स्ट एंड लास्ट हेडिंग जो आपका है वो है कोफैक्टर्स। ठीक है, देखिए एक एंजाइम जो होता है वो आपका, ये एंजाइम है, मान लीजिए आपका, ये आपका एक एंजाइम है, लाइक के क्रिकेट बैट हम इसको बना देते हैं इस तरह से। एंजाइम के दो पार्ट हैं, एक तो इसका प्रोटीन पार्ट है और एक इसका नॉन प्रोटीन पार्ट है। एक तो प्रोटीन पार्ट है, एक नॉन प्रोटीन पार्ट है। अगर ये नॉन प्रोटीन पार्ट इसके साथ परमानेंट जुड़ा है, परमानेंट जुड़ा है, तो इसको कहेंगे प्रोस्थेटिक ग्रुप। अगर ये परमानेंट नहीं जुड़ा है तो इसको कहेंगे कोएंजाइम, सॉरी कोएंजाइम। ठीक है, और ये दोनों के दोनों ही कोफैक्टर हैं। जो एंजाइम का नॉन प्रोटीन पार्ट होता है उसको और पूरे प्रोटीन पार्ट को, यानी एपो एंजाइम होता है, इसको मिलाकर होलो एंजाइम बनता है। होलो एंजाइम में एपो एंजाइम प्लस कोफैक्टर होता है। कोफैक्टर आपका परमानेंट जुड़ा है तो प्रोस्थेटिक ग्रुप है, जो कि नॉन प्रोटीन होगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। कोफैक्टर अगर परमानेंट नहीं जुड़ा है, रिएक्शन के टाइम पर आता है, जुड़ता है, तो वो कोएंजाइम होता है। अगर वो मान लो आयन, वो कोई आयन भी हो सकता है, ठीक है, वो कोई विटामिन भी हो सकती है, ये अलग बात है। ऑर्गेनिक हो सकता है, इनऑर्गेनिक हो सकता है, सब अलग बात है। ये आपके ऑर्गेनिक हैं, ठीक है, जो मैंने बताया। इनऑर्गेनिक आपके आयंस होते हैं। एक बार देखते हैं यहाँ क्या बताया इन्होंने बताया कि भाई एंजाइम्स आर कंपोज ऑफ वन और several polypeptide chains. However, there are a number of cases in which non-protein constituents called cofactors are bound to the enzyme to make the enzyme catalytically active. एंजाइम को एक्टिव करने के लिए कोफैक्टर की आवश्यकता होती है, जो कि नॉन प्रोटीन कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं। इन दिस इंस्टेंस द प्रोटीन पोर्शन ऑफ द एंजाइम इज कॉल्ड द एपोएंजाइम। प्रोटीन पोर्शन को एपोएंजाइम कहते हैं। कोफैक्टर आपके तीन तरह के हो सकते हैं, प्रोस्थेटिक ग्रुप, कोएंजाइम और मेटल एंजाइम, मेटल आयंस। प्रोस्थेटिक ग्रुप आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, जो कि आपके कोफैक्टर से अलग होते हैं, दूसरे कोफैक्टर से, क्योंकि दे आर टाइटली बाउंड टू द एपोएंजाइम। मैंने कहा जो परमानेंट जुड़े हैं वो टाइटली बाउंड होते हैं, वो प्रोस्थेटिक ग्रुप होते हैं। जैसे कि पेरोक्सिडेज और कैटालेज एंजाइम जो होते हैं, उनको हाइड्रोजन पेरोक्साइड का वाटर ऑक्सीजन में कैटालाइज करने के लिए हीम ग्रुप की जरूरत होती है। तो हीम जो है वो पेरोक्सिडेज और कैटालेज के साथ परमानेंटली जुड़ा हुआ कोफैक्टर है, जिसे आप यहाँ प्रोस्थेटिक ग्रुप कहोगे। एंड इज अ प्रोस्थेटिक ग्रुप एंड इज पार्ट ऑफ एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम। और ये एक्टिव साइट का पार्ट होते हैं, ग्रुप ट्रांसफर रिएक्शंस या फिर बॉन्ड ब्रेकिंग में हेल्प करते हैं। कोएंजाइम आर ऑल्सो ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये दूसरे जो कोएंजाइम भी देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, प्रोस्थेटिक भी, पर प्रोस्थेटिक जो है टाइटली बाउंड है, पर ये टाइटली बाउंड नहीं होते। बट देयर एसोसिएशन विद द एपोएंजाइम इज ओनली ट्रांजिएंट। ये ट्रांजिएंट होती है, यानी यूजुअली अकरिंग ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द कैटालिसिस, यानी ये तभी आते हैं जब आपकी रिएक्शन होती है। फर्दरमोर कोएंजाइम सर्व एज कोफैक्टर इन ए नंबर ऑफ डिफरेंट एंजाइम रिएक्शंस। द एसेंशियल केमिकल कंपोनेंट ऑफ कोएंजाइम आर विटामिन, यानी विटामिन जो है आपकी, जैसे ऊपर हमने हीम बताया था, आयरन बताया था, तो विटामिन इसी तरह आपकी कोएंजाइम की तरह काम करती हैं, ऑर्गेनिक होती हैं, रिएक्शन के टाइम आती हैं, कैटालिसिस में हेल्प करती है और चले जाती हैं। कोएंजाइम निकोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड एंड NADP कंटेन द विटामिन नियासिन। तो ये कोएंजाइम के नाम है, NADP और ठीक है, NADP आपका किससे बनता है? विटामिन नियासिन से बनता है। नियासिन आपकी विटामिन B3 को कहते हैं। विटामिन B3 नियासिन आपकी क्या बनाती है? एक कोएंजाइम जो कि आपका NADP है या NAD है। आगे रिएक्शंस में आप इनका यूज पढ़ोगे, वहां पर मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में। नेक्स्ट है नंबर ऑफ एंजाइम रिक्वायर मेटल आयन। कुछ को मेटल आयन चाहिए होते हैं एक्टिविटी के लिए। इसी तरह से ये आपका कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाते हैं साइड चेन के साथ एक्टिव साइट की, और एक्टिव साइट पर जुड़ जाते हैं। एट द सेम टाइम ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड जो है सबस्ट्रेट से बनाते हैं। तो सबस्ट्रेट और एक्टिव साइट के बीच में कोऑर्डिनेशन बॉन्डिंग कराने का काम करते हैं मेटल आयंस, और सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट बनाने में मदद करते हैं। जैसे कि यहाँ एग्जांपल दिया है जिंक। ध्यान रखना है, याद रखना है, जिंक जो है आपका एक कोफैक्टर है, जो कि एक मेटल आयन है, जो कि आपका कार्बोक्सी पेप्टाइडेज एंजाइम यूज करता है। आगे आप जिंक के बारे में और भी जानोगे। यहाँ जानना है कि जिंक जो है कार्बोक्सी पेप्टाइडेज एंजाइम
जो कि आपका पैनक्रियाज से निकलता है, इसके लिए कोफैक्टर का काम करता है। लास्ट है कैटालिटिक एक्टिव इज लॉस्ट व्हेन द कोफैक्टर रिमूव। अगर आप कोफैक्टर को हटा दोगे तो एंजाइम आपका एक्टिव नहीं रहेगा, काम नहीं करेगा और उसकी कैटालिटिक एक्टिविटी नहीं होगी। तो इसका मतलब कोफैक्टर क्रूशियल होते हैं कैटालिटिक एक्टिविटी के लिए। यहाँ जो है भाई आपका ये चैप्टर समाप्त हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, नेक्स्ट चैप्टर के साथ आपको मिलेंगे। नेक्स्ट चैप्टर है सेल डिवीजन, ठीक है ना। तो अच्छे से आप बुक पढ़ना, बहुत अच्छे से, इसी से आपसे क्वेश्चन मिल जाएंगे, सारा आपका हो जाएगा। मेडिकल हो, आपका बोर्ड स्कूल हो, सब सवाल इसी से आते हैं, बिल्कुल ध्यान रखना है। एनसीईआरटी आपकी मदर बुक है, इसके अलावा कोई मदद नहीं कर सकता आपकी ना। थैंक यू। आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। आगे की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ये घंटी वाला बटन दबा दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू सो मच।